हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 9th में हम पढ़ रहे हैं कि हम बीमार क्यों होते हैं, व्हाई डू वी फॉल इल। तो जिसमें हमने व्यक्तिगत स्वच्छता की और सामाजिक स्वच्छता की बात कर ली थी। कल हमने स्वास्थ्य के बारे में बात करी थी कि किस तरह से हमारा जो स्वास्थ्य है, एक तो हमारा पर्सनल हेल्थ हो गया और एक आपका कम्युनिटी हेल्थ के बारे में हमने बात करी थी। तो चलेंगे डिजिटल बोर्ड की तरफ और हम अपना चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कि हम बीमार क्यों हो जाते हैं, यानी कि क्या ऐसे रीजंस हैं, क्या ऐसे कारण हैं जिससे हम बीमार हो जाते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि अगर हम बात करें कि स्वस्थ व्यक्ति क्या है, ऐसे एक लाइन में पूछा जाए कि स्वस्थ व्यक्ति क्या है और एक रोगी व्यक्ति क्या है, तो दोनों में अंतर है। जरूरी नहीं कि जिसको कोई रोग नहीं है वो स्वस्थ है, ऐसा भी आवश्यक नहीं है। और जो रोगी है वो तो रोगी है ही, लेकिन जिसको कोई रोग नहीं है वो कोई आवश्यक नहीं है कि डिजीज फ्री व्यक्ति जो है वो हेल्दी व्यक्ति माना जाए। तो स्वास्थ्य शब्द का क्या महत्व है, इसकी क्या सार्थकता है, इसके बारे में हम लोगों ने कल बात करी थी। जनरली हम बात करते हैं कि जैसे अपने घर में हम किसी फैमिली मेंबर की बात करते हैं, जैसे मेरी दादी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, या तो जब हम स्वास्थ्य शब्द, हमारे टीचर्स भी, आप सबके टीचर्स भी इस शब्द का बार बार प्रयोग करते रहते हैं। तो ये स्वास्थ्य शब्द जो है इसका क्या मतलब है, इससे आप क्या समझते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि मान लीजिए यदि किसी बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता है तो उसको भी हम ये कहेंगे कि ये बच्चा जो है वो स्वस्थ नहीं है, रोग मुक्त है वो, लेकिन स्वस्थ नहीं है कि मतलब वो ओवरऑल हेल्दी नहीं है। कहीं ना कहीं कोई उसके चाहे मानसिक रूप से वो परेशान हो सकता है या सामाजिक रूप से परेशान हो सकता है या कोई दूसरी प्रॉब्लम भी हो सकती है ना। तो स्वास्थ्य के अच्छे होने का मतलब है कि उसकी अभिवृत्ति, उसका जो व्यवहार है, उसका जो वातावरण में दूसरों के प्रति जो व्यवहार है, उससे भी डिसाइड होता है कि व्यक्ति स्वस्थ है या नहीं। तो स्वास्थ्य वो अवस्था है जब आपका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जो भी आपकी उत्तरदायित्व हैं, जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं, वो फुल पोटेंशियल के साथ, समुचित क्षमता के साथ, जब उचित प्रकार से, सही प्रकार से अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया जा सके, अपनी जिम्मेदारियों को निभाया जा सके, तब हम ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य जो है वो ठीक है। तो हमने व्यक्तिगत और सामुदायिक समस्याएं जो होती हैं स्वास्थ्य की, उनके बारे में बताया कि आपकी व्यक्तिगत समस्याएं भी आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं और आपकी जो सामुदायिक समस्याएं हैं वो भी स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। तो स्वास्थ्य जो है वो किसी व्यक्ति की, किसी भी इंसान की फिजिकल, मेंटल और सोशल जीवन क्षमता का एक कॉम्बिनेशन है, यानी कि वो शारीरिक रूप से कितना ठीक है, वो मानसिक रूप से कितना ठीक है और वो सामाजिक रूप से कितना खुश है ना। तो अगर सभी जीवों का स्वास्थ्य, सभी मनुष्यों का, सभी जीवों का, जो उसके पास पड़ोस है, उसके आस पास का जो पर्यावरण है, उस पर ही आधारित होता है। और पर्यावरण में आपके भौतिक कारक भी आते हैं, पर्यावरण में आपके भौतिक कारक भी आते हैं। जैसे मनुष्य है तो हम लोग क्या है, हम एक सामाजिक प्राणी हैं। मनुष्य जो है वो एक प्रकार का सामाजिक प्राणी है। तो हमारा सामाजिक पर्यावरण जैसे हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे हम कहाँ रहते हैं, बहुत सारे भारत की आधी जनसंख्या गांवों में रहती है, कुछ कस्बों में रहते हैं, कुछ छोटे शहरों में रहते हैं और कुछ बहुत बड़े बड़े शहरों में रहते हैं। तो ऐसे जगहों पर आपका जो भौतिक पर्यावरण है उसका निर्धारण किससे होता है, सामाजिक पर्यावरण द्वारा ही होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि दिल्ली जैसी जगह में या मुंबई जैसी जगह में, जहाँ पे जगह की कमी है,
लोग रहने वाले ज्यादा हैं और जगह की कमी है, तो वहां पर अगर कूड़ा करकट उठाने वाली आपका गार्बेज की निपटारे के लिए, कूड़ा कर उठाने के लिए अगर आपकी वो एजेंसीज नहीं होंगी कचरे वाली, तो क्या होगा? सोचिए, यदि नालियां हैं जगह जगह पे और वो क्लीन नहीं है तो क्या होगा? क्या उससे रोग बीमारियां नहीं फैलेंगी? अगर जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खुली खुली जगहों में ही कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, या नाले या नालियां जो पानी के बहने के लिए, बरसात का पानी निकल के सही नदियों तक पहुंच जाए, उसके लिए जो नालियां बनाई गई हैं उसमें अगर कूड़ा फेंक दिया जाता है तो क्या हो जाता है? वहां पे गंदगी इकट्ठी होती है और नालियों से पानी जो है वो बहना बंद हो जाता है या कम हो जाता है या ओवरफ्लो हो जाता है। या क्या होने लगता है, आपने बारिशों के टाइम में बहुत देखा होगा कि नालियों का पानी ओवरफ्लो होकर के कहाँ, सड़कों पे बहने लगता है। तो उसके साथ साथ बहुत सारे जर्म्स, बहुत सारे कीटाणु, बहुत सारी गंदगी और बहुत सारे रोग कारक जो है वो फैलते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे सबसे ज्यादा असर किस चीज पे पड़ता है? हमारी ही हेल्थ पे इन गलत आदतों का असर पड़ता है ना? तो जो ये हम बात कर रहे हैं कि लोग कूड़ा कचरा फेंकते हैं नाली में और इस तरीके से, तो ये क्या है? ये आपका सामुदायिक स्वच्छता, ये आपकी जो कम्युनिटी की क्लीनलीनेस है, जो सामुदायिक स्वच्छता है, वो आपके पर्सनल हेल्थ के लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपने जाना कि क्या ऐसी चीजें हैं जो आप करें तो साफ सुथरे रह सकते हैं। आपको स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? नगर निगम के द्वारा क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का प्रोविजन किया गया है, बहुत सारे शहरों में चीजें हो भी चुकी हैं। फैमिली वेलफेयर एजुकेशन का इंतजाम, हेल्थ केयर सर्विसेज का इंतजाम और प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल का इंतजाम, सैनिटाइजेशन का फैसिलिटी और डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए वैक्सीनेशन और मेडिकल एड और मेडिसिन का प्रॉपर इंतजाम। अब पर्सनल हेल्थ के लिए क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि व्हाई आर सोशल इक्वेलिटी एंड हार्मोनी नेसेसरी फॉर गुड पर्सनल हेल्थ, यानी अच्छे व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए आपकी सामाजिक समरूपता का होना और शांति सद्भाव वाले माहौल का होना क्यों आवश्यक है? तो सोशल इक्वेलिटी एंड हार्मोनी आर इम्पोर्टेंट फॉर गुड पर्सनल हेल्थ, यानी आपके व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए आपकी सामाजिक रूप से समरूपता का होना और हार्मोनी बनी रहे, जहाँ पे इस तरीके का माहौल होना क्यों जरूरी है? क्योंकि सोशल इक्वेलिटी का मतलब क्या होता है? इक्वल मीन्स, इक्वल का मतलब पैसे के मामले में नहीं, धन के मामले में नहीं। इक्वल का मतलब कि हर एक व्यक्ति को ऐसा अधिकार होना चाहिए कि उनको आपकी शिक्षा के लिए इक्वल एक्सेस मिले। जैसे आप जब स्कूलों में आ रहे हैं तो वहां पे हर किसी को पढ़ने के लिए परमिशन है, कोई भी अपना एडमिशन करा के पढ़ सकता है। तो यानी कि शिक्षा के लिए समान अधिकार मिलना चाहिए, हाइजीनिक एनवायरनमेंट होना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज यानी स्वास्थ्य की सुविधाएं, ये सब सबको एक समान प्रोवाइड की जाएं, तो उसको हम क्या कहेंगे? सोशल इक्विलिटी या सामाजिक समरूपता कहेंगे। इसी तरह से सोशल हार्मोनी का क्या मतलब है? सोशल हार्मोनी का मतलब है कि पीसफुल इंटरेक्शंस हो दो व्यक्तियों के बीच में। सोशल हार्मोनी का क्या मतलब है बच्चों? कि सोशल हार्मोनी का मतलब है कि यदि दो व्यक्ति सामाजिक तौर पे आपस में बातचीत कर रहे हों तो उनके बीच कैसी बातचीत होनी चाहिए? पीसफुल इंटरेक्शंस होनी चाहिए बिटवीन द वेरियस इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स कंस्टिट्यूटिंग द सोसाइटी, यानी कि समाज का निर्माण करने वाले जो भी तत्व हैं। जब जैसे हम लोग हैं तो हम अगर किसी समाज के किसी ग्रुप में रहते हैं, किसी वर्ग में रहते हैं, तो सोशल हार्मोनी का मतलब ये है, सामाजिक शांति का मतलब ये है कि जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हों, चाहे वो अलग अलग धर्म के हों, चाहे अलग अलग वर्ग के हों, चाहे अलग अलग जगहों के हों, अलग अलग क्षेत्रों से आते हों, लेकिन जब उनके बीच में आसपास में बातचीत हो रही हो तो वो शांतिपूर्ण होनी चाहिए
उसमें किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिए और मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है कहा गया है, तो एक दूसरे के सुख दुख को समझना आना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो हमारी सोशल हार्मोनी है, यानी कि सामाजिक सद्भाव जिसको हम कहते हैं। इंडिविजुअल हेल्थ इस पे भी मैटर करती है। तो आपकी जो पर्सनल हेल्थ है, प्रॉस्पर्स व्हेन कंडीशंस फॉर सोशल इक्वलिटी एंड हार्मोनी आर प्रेजेंट, दिस इन टर्न एड्स टू दिस ओवरऑल हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ द कम्युनिटी। यानी कि जो आपकी कम्युनिटी है, जो आपका समुदाय है, जो आपकी सामुदायिक हार्मोनी है, शांति और सद्भाव के साथ, सामाजिक एक रूप समरूपता के साथ आपका जो सामुदायिक हेल्थ है वो मेंटेन रहता है। या हम ये कह सकते हैं अगर समाज हमारा स्वस्थ है तो व्यक्ति उसमें रहने वाला जो है वो रोगी नहीं होगा, ऐसा तो श्योर नहीं किया जा सकता, लेकिन मानसिक रूप से वो परेशान नहीं होगा। ठीक है, डिजीजेस यानी कि हम बात करेंगे अब, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं हम बीमार क्यों हो जाते हैं, तो हमें उसमें रोगों के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे अगर हम ये बात करें कि रोग संचरण, आपका जो रोग है वो फैलने लगते हैं, संक्रमण हो जाता है, तो उससे बचने के लिए कुछ तरीके भी हम सीखेंगे बाद में। लेकिन पहले हम जानें कि रोग आखिर होता क्या है, डिजीज किस चीज को कहते हैं और कितने प्रकार की डिजीजेस होती हैं। तो डिजीज रेफर्स टू एनी डिसऑर्डर ऑफ स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। सच डिसऑर्डर्स प्रोड्यूस स्पेसिफिक साइंस एंड सिम्टम्स। यानी कि जो रोग होता है, किसी भी प्रकार का रोग, हम उसको कह सकते हैं जब किसी जीव की जो बेसिक संरचना है उसमें कुछ अप डाउन हो जाए, है ना, या किसी प्रकार का डिसऑर्डर हो जिससे क्या कुछ हमारे शरीर में जो नॉर्मल नहीं होता है, कुछ स्पेसिफिक लक्षण, कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स दिखाई पड़े या कुछ स्पेसिफिक साइंस, जैसे इस समय जो विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं उसमें जब किसी व्यक्ति को कफ होने लगे, सोर थ्रोट होने लगे और फीवर होने लगे, तो वो सिम्टम्स हैं किसके, आप इस समय पे देखा जा रहा है कि वो अगर कॉमन कोल्ड भी हो रहा है तो सिम्टम्स हैं कि आप जाकर के कोविड का टेस्ट कराइए। तो मतलब ये स्पेसिफिक साइंस और सिम्टम्स देने लगता है हमारा शरीर कि अब आपका शरीर किसी रोग के घेरे में आ गया है और अब आपको लक्षण जो है वो दिखाई पड़ने लगे हैं। तो डिजीजेस क्या होती हैं, डिजीजेस आर बेसिकली कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टरबेंस इन नॉर्मल बॉडी फंक्शंस। रोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा सामान्य शरीर का जो कार्य है, नॉर्मल बॉडी फंक्शन है, उसमें कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस हो जाना, वही एक रोग है। अगर हमारा शरीर, मान लीजिए कि सब कुछ ठीक है और हम सुबह खाना खा रहे हैं, मानी ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, दिन में हम लंच कर रहे हैं, रात में हम डिनर भी कर रहे हैं, उसमें से अगर किसी एक टाइम हमारा खाने खाने का मन ना करे तो भी कोई रोग हो सकता है। अगर हम खाना खाने के बाद भी ऊर्जा युक्त नहीं महसूस कर रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। नींद ना आ रही हो तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। या हो सकता है हम खाना खाने के बाद काम करने के लिए जब करें काम तो जल्दी ही थक जाएं। हमने खाना तो प्रॉपर खाया लेकिन जब हम काम करने लगे तो हमें थकान जल्दी लगी, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब आपका नॉर्मल बॉडी फंक्शन, उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का उतार चढ़ाव या डिस्टरबेंस हो, तब हम उसको रोग की कैटेगरी में या डिजीज की कैटेगरी में रख सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ड्यूरेशन, diseases can be classified as acute disease and chronic disease। यानी रोग जो होते हैं बच्चों वो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो आपका हो सकता है क्रोनिक और दूसरा हो सकता है एक्यूट। तो क्रोनिक और एक्यूट डिजीज किसको हम कहेंगे, यानी कि रोग जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक्यूट डिजीजेस कौन सी होती हैं, एक्यूट और क्रोनिक, यानी कि हम ये कह सकते हैं एक बहुत दीर्घकालिक रोग, खतरनाक प्रचंड बीमारी, और एक कोई हम कह सकते हैं कि चलो नॉर्मल। तो दीज डिजीजेस लास्ट फॉर ओनली अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम।
जो आपको एक्यूट डिजीजेज होती हैं वो छोटे समय के लिए आती हैं, लेकिन these diseases last for only a short period of time. However, they spread rapidly in the body, showing intense symptoms. जैसे मान लीजिए आपको क्या हो जाए, वायरल फीवर। तो वायरल फीवर अगर हुआ तो वो आपका एक्यूट डिजीजेस की कैटेगरी में आएगा, जो आपको होने के बाद बहुत मतलब 7 दिन 8 दिन में ठीक हो जाता है, 5 दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन उस समय पे वो बहुत इंटेंस सिम्टम्स दिखाई देंगे। हाई फीवर हो जाएगा, बहुत ज्यादा पेन होगा जोड़ों में, बहुत ज्यादा पेन होगा मसल्स में, आंखें बहुत ज्यादा गर्म रहेंगी यानी इन्फ्लेमेशन रहेगा, तो उसको हम उस कैटेगरी में रख सकते हैं। तो एक्यूट डिजीजेस भी 3 तरीके की हो सकती हैं, जिसमें वो माइल्ड भी हो सकता है, यानी हो सकता है थोड़े कम सिम्टम्स के साथ आए और जल्दी चला जाए। हो सकता है कि वो गंभीर अवस्था में चला जाए, सीवियर हो जाए, या हो सकता है फेटल हो जाए। फेटल का मतलब कि जहां पे डिजीज इतनी गंभीर हो कि मृत्यु तक की संभावना हो जाए। तो एक्यूट डिजीज की कैटेगरी में आप अगर मान लीजिए एक ऑप्शन पूछा जाए, एक बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा गया और जिसमें एक्यूट डिजीज का सबसे अच्छा एग्जाम्पल पूछा गया है ना, उसमें 3-4 ऑप्शंस दे दिए गए, और तो फेटल डिजीज कौन सी कहलाएगी? मान लीजिए एक्यूट डिजीजेस में अगर कोरोना लिख दिया गया तो वो फेटल डिजीज की कैटेगरी में आ जाएगी। अब इसके भी 3 अलग अलग लेवल हो सकते हैं, हो सकता है किसी को माइल्ड हो, किसी को सीवियर भी हो सकता है, और सेम वही डिजीज किसी के लिए फेटल भी हो सकती है ना। यानी कोई हल्के में ही ठीक हो गया, कोई थोड़ा गंभीर होके ठीक हुआ, और कोई ऐसा हुआ कि जिसकी मृत्यु हो गई, है ना। तो एग्जाम्पल्स हैं एक्यूट डिजीजेस के कौन कौन से? कोल्ड, कोल्ड अगर नॉर्मली ठीक हो जाए तो ठीक है, अगर वो निमोनिया के लेवल तक जाए तो परेशानी, यानी कि सीवियर हो गया। कफ, कफ और कोल्ड अगर नॉर्मल ठीक हो जाए तो ठीक है, अगर वो आपके लंग्स तक पहुंचा तो मतलब प्रॉब्लम। इसी तरह से इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा भी आपका एक्यूट डिजीजेस की कैटेगरी में आता है। अब हम बात करें क्रोनिक डिजीजेस के बारे में। ऐसी बीमारियां जो बहुत लंबे समय तक चलती हैं या जिनका लंबे समय तक इलाज चलता है, लेकिन वो क्यों लंबे समय तक चलता है? क्योंकि वो बहुत तेजी से फैलती नहीं है। तो आपकी एक्यूट डिजीजेस में ज्यादातर बैक्टीरियल डिजीजेस और वायरल डिजीजेस, ये दोनों जो है वो एक्यूट डिजीजेस की कैटेगरी में आ जाएंगी। क्रोनिक डिजीजेस में दीज डिजीजेस लास्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम, यानी लंबे समय तक चलती हैं, तो वो कौन सी डिजीज कहलाती हैं? क्रोनिक डिजीजेस। ये भी कैसी हो सकती हैं? दे कैन ऑल्सो बी माइल्ड, हो सकता है हल्के में ही ठीक हो जाए, हो सकता है गंभीर अवस्था में आए यानी कि सीवियर हो जाए, या हो सकता है फेटल हो जाए, यानी कि मृत्यु की भी संभावना हो सकती है। तो ये देखभाल पे निर्भर करता है, रोग के लेवल पे निर्भर करता है कि कितना उसने आपके शरीर को इन्फेक्टेड कर दिया है। अब क्रोनिक डिजीजेस जो हैं दे डू नॉट स्प्रेड रैपिडली, इंस्टेड दे डेवलप स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी धीरे धीरे समय के साथ धीरे धीरे वो आपके शरीर में जगह बनाती हैं अपने, और उसके बाद एक लंबे समय के बाद जब वो बहुत गंभीर हो जाएंगी तब आपके शरीर में लक्षण दिखने शुरू होंगे, और वो लक्षण जो सिम्टम्स होंगे वो बहुत कॉमन होंगे। जैसे एग्जाम्पल है क्रोनिक डिजीजेस का आपका डायबिटीज, शुगर के नाम से जिसको हम जानते हैं, शुगर की बीमारी, ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस की बीमारी है, यानी कि इसमें क्या होता है कि आपके शरीर में इंसुलिन नाम का हार्मोन जो है वो बनना बंद हो जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि जो आपका ग्लूकोज है वो डायरेक्ट आपके ब्लड में जाने लगता है और इंसुलिन नाम का हार्मोन नहीं सिक्रीट कर पाता हमारा बॉडी उसमें। तो आपका किडनी स्टोन्स, ये भी क्रोनिक डिजीज है। आपका कैंसर भी क्रोनिक डिजीज की कैटेगरी में आएगा, कि उसमें भी आपके शरीर में धीरे धीरे फैल तो रहा है, लेकिन पता तब चलेगा हल्के हल्के। अब मान लीजिए मैंने एक ऐसे पेशेंट को देखा है कि जिनको केवल फीवर रहता था, केवल हल्का हल्का फीवर रहने लगा था,
और टेस्ट कराने पे पता चला कि वो कैंसर से पीड़ित हैं। तो मतलब सिम्टम्स कोई इतने भयानक नहीं आए, लेकिन जब जांच कराई गई तो पता चला कि उनको ये बीमारी है। तो इन डिजीजेस के बारे में समझ में आ गया आपको। एक तो ऐसे जो तुरंत आए और बहुत गहरा प्रभाव डाला, और दूसरे ऐसी डिजीजेस जो दीर्घकालिक रोग, जिनको हमने कहा जो एक लंबे समय तक आपके शरीर में डेवलप होते रहे और लंबे समय तक प्रभाव भी डाला उन्होंने, और आपके कहते हैं जैसे बहुत लंबा प्रभाव डाला, जिसका पूरे जीवन पे आपके प्रभाव पड़ेगा। जैसे आपका ये जो डायबिटीज की बीमारी है, आज के समय में छोटे छोटे बच्चों में भी देखी जाने लगी है। तो क्यों? हम लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, इसको हम एक बार लाइफ स्टाइल डिजीज के रूप में भी कह सकते हैं। क्रोनिक तो है ही साथ जो पनपने का कारण है वो लाइफ स्टाइल डिजीज। ये ऐसी बीमारी है जो आपकी फैमिली हिस्ट्री के थ्रू भी आपको मिल सकती है, आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसके कारण भी हो सकती है, कोई आपके शरीर में पर्सनल प्रॉब्लम है उसके कारण भी हो सकती है, आप अगर फालतू की चिंता करते हैं तो उस कारण से भी हो सकती है। मतलब कारण कुछ भी हो सकता है, और ये दिखने में लगता है कि कुछ नहीं, लेकिन शरीर को अंदर ही अंदर एक दीमक की तरह, जैसे एक दीमक होती है, लग जाए तो एक दिन एकदम तो नहीं पेड़ को गिराएगी, लेकिन अंदर ही अंदर धीरे धीरे खोखला कर देगी। उसी तरह से ये सारी बीमारियां हैं कि जो दीर्घकालिक रोग जो होते हैं वो एक बार लगे तो धीरे धीरे शरीर को अंदर ही अंदर क्या कर देते हैं, खोखला कर देते हैं। ठीक है, तो रोग क्या होते हैं बच्चों? जो आपके जो लक्षणों के आधार पे, जो जो डॉक्टर सिम्टम्स के आधार पे देखता है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका रोग कहलाएगा, है ना। तो अब जैसे मान लीजिए कि आपको सिंपल फीवर आया, कफ आया, कोल्ड हुआ, पेन हो रहा है, आंखों में जलन हो रही है, और आप डॉक्टर को दिखाने गए। ठीक है, तो जब आप डॉक्टर को दिखाने जाएंगे तो हो सकता है डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट लिखने को, मतलब कुछ टेस्ट कराने को लिख दे, जो आपका लेबोरेटरी में आप ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ज्यादातर ब्लड टेस्ट लिख दिए जाते हैं कि चलिए आप अपने ब्लड का टेस्ट करो। ब्लड के थ्रू बहुत सारे अलग अलग रोगों की जांच हो जाती है, जिससे पता चल जाता है स्पेसिफिक कौन सा रोग है, स्पेसिफिक क्या प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से दवाई दी जाती है। ठीक है, तो जैसे कोविड के लिए अलग टेस्ट है, मान लीजिए किसी को डेंगू का बुखार है तो उसके लिए अलग टेस्ट है, किसी को मलेरिया है तो उसके लिए अलग टेस्ट है। टेस्ट पहले कराया जाएगा, बाद में डिसाइड होगा कि बुखार भी अलग अलग प्रकार का और उसके लिए दवाइयां भी अलग अलग प्रकार की। तो ये हो गई रोगों की बात जो अलग अलग प्रकार के होते हैं, और होता कहीं ना कहीं हम लोगों की व्यक्तिगत कह सकते हैं लापरवाही के कारण, कहीं ना कहीं हमारी व्यक्तिगत लापरवाही के कारण ही ये रोग जो है वो हमारे शरीर में घर कर जाते हैं। This is the reason why some people get diseases only for a short period, and some people suffer from a particular disease throughout their lifetime. तो एक्यूट और क्रोनिक में क्या फर्क आपको समझ में आया? एक तो ऐसे जो जल्दी से ठीक हो जाते हैं, और एक ऐसे जो किसी को हो गए तो पूरे जीवन काल, या कह सकते हैं जब तक मर नहीं जाता इंसान तब तक वो चलता रहता है। जैसे हमने क्रोनिक में डायबिटीज को क्यों समझा? क्योंकि डायबिटीज नाम की बीमारी आज के समय में ऐसी हो गई कि वो जड़ से खत्म होती ही नहीं, जीवन पर्यंत उसकी दवाइयां भी खानी पड़ती हैं, और मनुष्य के साथ ही, मृत्यु के साथ ही ये रोग जाता है। अब क्या हमारे रोग जो हैं इतने सारे अलग अलग, इनके क्या कारण हो सकते हैं? इनके क्या कारण हो सकते हैं? तो कॉजेज ऑफ डिजीज, रोगों के कारणों के बारे में हम जानेंगे। देयर कैन बी अ नंबर ऑफ कॉजेज फॉर डिजीज, किसी भी रोग के लिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं। दीज आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू इमीडिएट कॉजेज एंड कंट्रीब्यूटरी कॉजेज, यानी कि दो तरीके के कारण हो सकते हैं। एक तो ऐसा जो इमीडिएट कारण हो, इमीडिएट शब्द का मतलब समझ में आ रहा है कि जो प्राइमरी कॉज है किसी भी डिजीज का, और कंट्रीब्यूटरी का मतलब कि जो आपका किसी भी अकरेंस को कंट्रीब्यूशन के थ्रू मिला है। जैसे हम समझेंगे कॉजेज ऑफ डिजीज। इमीडिएट कॉज क्या है?
They are the primary causes for a disease and can be identified after first checkup. यानी कि ये इमीडिएट टाइप का कॉज है डिजीज किसी भी रोग के लिए, जिसको आप पहला चेकअप जब आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो पहली बार चेकअप में ही पता चल जाएगा. दिस कैन बी इंटरनल कॉजेज, या तो वो कोई अंदरूनी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई अंदरूनी शरीर के अंदर का कारण हो सकता है, या आपका कोई बाह्य कारण भी हो सकता है, जैसे कोई सूक्ष्म जीव. अगर किसी सूक्ष्म जीव के कारण कोई रोग हो रहा है शरीर में तो उसको हम इमीडिएट कारण कहेंगे. यानी कि जैसे हम एकदम ठीक हैं और हम शाम को बाजार गए, ठीक, हम अभी तक एकदम ठीक थे, हम शाम को बाजार गए और बाजार में जब गए तो बहुत भीड़ थी वहां पे. एक सिनेरियो आप एक माहौल अपने मतलब विजुअलाइज करके देखिए कि हम मार्केट गए शॉपिंग के लिए और वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ थी और उन लोगों में कोई व्यक्ति ऐसा था कि जिसको वायरल फीवर था, ठीक है, और उन्होंने मास्क नहीं लगाया था या उन्होंने उनके पास रुमाल नहीं था और उन्होंने छींका या खांसा जो भी किया और मैं अनजाने में वहां पर गई और उनके ड्रॉपलेट्स को मैंने इनहेल किया या सांस के थ्रू हमारे शरीर के अंदर गए और उसके बाद सुबह तक मैं एकदम ठीक थी. शाम को भी तुरंत नहीं पता चलेगा, लेकिन घर जाने के बाद फिर अगले दिन उसके दूसरे दिन लगने लगा कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है, यानी मैं बीमार होने लगी. तो क्या हो गया, ये एक प्रकार का इमीडिएट कारण हुआ. सुबह तक एकदम ठीक थी और शाम को अगर दिक्कत बढ़ने लगी तो मतलब इमीडिएट कोई कारण मिला जिससे मेरे शरीर में रोग पनपने लगा. तो ये दो प्रकार का होता है और सूक्ष्म जीवों के कारण ज्यादातर ये जो इमीडिएट कॉजेज हैं डिजीजेस के, ये ज्यादातर कौन से होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं या सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, जिसके बारे में आप सभी को पता है. बहुत से अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरसेस और प्रोटोजोन्स जो आपके एक कोशिकीय जंतु होते हैं. जितने छोटे उतने ही खराब, मतलब उनको आप अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते हैं. आपके शरीर जितना बड़ा आपका शरीर है उसकी तुलना में उनकी कोई साइज में तो कुछ होते ही नहीं है, एक कण जैसे भी नहीं होते, लेकिन बीमार आपको बहुत बुरी तरह से कर सकते हैं. तो दो प्रकार के रोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो सकते हैं. एक तो होते हैं बच्चों इन्फेक्शियस यानी कि संक्रामक, और दूसरे हो सकते हैं आपके नॉन इन्फेक्शियस यानी कि जो संक्रामक ना हो, है ना. तो संक्रामक रोग कैसे हो सकते हैं, दीज आर कॉज्ड बाय एक्सटर्नल एजेंट्स लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो इन्फेक्शियस डिजीजेस कौन सी होती हैं, वो जो संक्रामक होती है, मतलब जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाए, वो कैसा रोग कहलाएगा, संक्रामक रोग कहलाएगा. और कुछ रोग ऐसे होते हैं जो नॉन इन्फेक्शियस की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कि संक्रामक नहीं होते हैं. वो ऐसे जिसमें इंटरनल कॉजेज होती हैं, जैसे आपका कुछ जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज हैं, यानी आप जब आपके माता पिता से वो रोग आपको मिला है, या मान लीजिए एक्सेसिव वेट है किसी का, बहुत ज्यादा वजन है, तो या लाइफ स्टाइल की कोई प्रॉब्लम है, तो वो जो है आपको गिव राइज टू नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस. जैसे कि कौन कौन सी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, जैसे मान लीजिए किसी को ब्लड प्रेशर का रोग है, जिसके रक्त का दबाव जो है वो अप डाउन होता रहता है, कभी बहुत हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है. तो रक्त का दबाव आप सबको पता है कि नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है उसमें सिस्टोल और डायस्टोल दोनों नापा जाता है. तो हाई वाला जो ब्लड प्रेशर है वो 120 हो सकता है मैक्सिमम, और लो वाला नीचे वाला जो है वो आपका 80 हो सकता है. तो 120-80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहलाता है. तो अगर जिसको ये रोग होगा, जिसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होगी, तो अगर उसको हाई ब्लड प्रेशर है तो क्या होगा कि ब्लड प्रेशर यानी उसके रक्त का दबाव जो है वो बढ़ जाएगा. यानी कि 120 नॉर्मल होना चाहिए, तो किसी किसी का 120 चले जाएगा, किसी किसी का 160 चले जाएगा, 200 चले जाएगा, और उसके बाद कई कई बार तो इतना ज्यादा चले जाता है कि ब्रेन
हेमरेज भी हो सकता है, तो है बहुत खतरनाक। उसी तरह से कैंसर, ये भी लेकिन ये है कि मान लीजिए सामने वाले को ब्लड प्रेशर है तो वो उसकी केयर करने वाले को नहीं होने की संभावना है। ब्लड प्रेशर मतलब संक्रामक नहीं है, एक व्यक्ति को से दूसरे व्यक्ति को, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं होता है, क्योंकि वो एक्सटर्नल एजेंट नहीं है रोग का, ठीक है, वो शरीर के अंदर हो रही प्रॉब्लम्स के कारण ये रोग हो सकते हैं। जैसे आपका है कैंसर, बहुत गंभीर बीमारी है, लेकिन अगर एक व्यक्ति को कैंसर है तो कैंसर दूसरे व्यक्ति को नहीं होगा। मतलब एक परिवार में अगर मान लीजिए कोई एक कैंसर का रोगी है तो उसकी देखभाल के लिए हमें बहुत ज्यादा, मतलब ये नहीं होगा कि एक से दूसरे को हुआ, दूसरे से तीसरे को हुआ, ऐसा वो फैलने वाला रोग नहीं। आप लोग अब, क्योंकि अब इतनी विपरीत परिस्थितियां आई तो फैलने वाले रोग के बारे में हम बहुत अच्छी तरह से जान चुके हैं। तो अब ये क्या है, आपका नॉन इन्फेक्शियस डिजीज की कैटेगरी में आता है, यानी कि संक्रामक रोग ये नहीं है। तो रोग कितने प्रकार के होते हैं, एक ऐसा जो तुरंत किसी भी व्यक्ति को बीमार कर सकता है, और एक ऐसा कि जो एक लॉन्ग टाइम, जब आप हेल्दी पर्यावरण में नहीं रहते हैं तो आपके रोग ये पनपने लगते हैं। जैसे कंट्रीब्यूटरी। तो बच्चों, आज हम सभी ने रोगों के बारे में जाना कि किस प्रकार से आपका गंभीर बीमारियां होती हैं, एक्यूट डिजीज और क्रोनिक डिजीज में अंतर जाना आप सभी ने, और हमने कॉजेज ऑफ डिजीज के बारे में हम जान रहे थे कि कौन कौन से कारण ऐसे होते हैं जिससे हमारा शरीर जो है जो रोगग्रस्त होने लगता है। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।